अपना पहला कदम तो रख, तब जाकर कोई निशान होगा। हौसला रख आसमां छूने की, तब जाकर पहचान होगा। हेलो दोस्तों, मैं विक्रम अपने YouTube चैनल एडुकेयर पे आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में मैंने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ा और उसे ख़त्म भी किया। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या क्लास 10th के लिए। तो इसमें बात क्या होती है? इसमें बात होती है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की बात होती है। हिंदी में बोले तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की बात होती है। तो इसमें होती है, ये बात क्या होती है ये तो मैं समझा ही नहीं। ये यूक्लिड क्या, डिवीजन क्या, एल्गोरिदम क्या। तो अब बात करते हैं कि ये इसमें होती क्या है कि कोई दो संख्या दिया रहता है, कोई दो संख्या ए और बी दिया रहता है और इसे क्यू से मल्टीपल करके आर रिमाइंडर आता है। क्यों आता है, कैसे आता है? तो भाई ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ये बात कहती है। और होता क्या है, कैसे होता है, मैं इसका बात करूंगा। इसमें बात करने के लिए एक भाज्य संख्या रहता है, कंपोजिट नंबर, जो कि एक बड़ा संख्या रहता है। और इसमें क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य संख्या को बोले तो प्राइम नंबर में लाना रहता है। अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य संख्याओं में इसे लाना होता है। इसके लिए अगर ए कोई संख्या लिया, ए और बी, ए एक बड़ी संख्या, बी एक छोटी संख्या है, इसे हम एग्जांपल में छोटी भी लेकर देखेंगे। लेकिन ए और बी एक दो संख्या दिया गया हो तो इसके साथ मल्टीपल होने के लिए क्यू एक ऐसी संख्या होगी जिसको मल्टीपल करने पर इससे कम होगा या इसके बराबर होगा। और कुछ रिमाइंडर आएगा, चाहे वो 0 आए, 1 2 3 आए। ठीक है। इसमें हम बात करेंगे और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स की, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने पढ़ा होगा √3 √2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन है कैसे, इसको प्रूव करना है। तो इसमें हम उसे भी प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। उसके बाद कोई अगर संख्या दिया हो p/q के फॉर्म में, ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, इसके बारे में इस क्लास में हम इसकी जानकारी लेंगे। तो आइए, ये जानकारी लेने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल की भी बात करते हैं, ताकि पूरी समझ में आ जाए कि a = bq + r होता क्या है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं ले लूँ, 17 और 6 है। तो इसमें होगा क्या, पहला में तो 17 = a और b कुछ संख्या दिया गया है, तो b लिए 6, तो ये क्या हो जाए, q की जगह हम तब तक मल्टीप्लाई करेंगे, इससे बराबर या इससे नीचे होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो हम 2 से किए तो 12 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो फिर मुझे इसमें माइनस में आ जाएगा, माइनस में मुझे लाना नहीं है, इसे तब तक करना है। ये यूक्लिड विभाजन जो कह रहा है वो मैं समझा रहा हूँ कि ये 17 है और 6 दिया गया है b, q की जगह हम 2 लिए, क्योंकि इससे मुझे कम होनी चाहिए मल्टीपल करने के बाद। और रिमाइंडर कुछ जरूर बच जाएगा, या वो 0 हो या फिर कुछ भी हो। 6 2 हो जाएगा, 6 दूना 12, ये हो जाएगा रिमाइंडर 5। अगर सेकेंड एग्जाम्पल हम लूँ 5 और 12 की लूँ, तो इसमें ये हो जाएगा 12 × 0 + 5। तो ये रेयरली होता है, लेकिन फिर भी इसमें बात करें तो क्यू की जगह कुछ तो आया, चाहे जो भी हो। तो इसमें क्या आया, 0 आया। और आर क्या आया, 5 आया। इसमें क्यू की जगह 2 आया, आर क्या आया, 5 आया। और तीसरी एग्जाम्पल हम ले इसमें हम अगर 20 और 4 को ले ले, तो 20 = 4, इसको कब तक मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 से करेंगे 12, 4 से करेंगे 16 और 5 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, कम या इसके बराबर। इसमें क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्यू की जगह कितना हुआ, 4 आ गया, रिमाइंडर की जगह 0 आ गया। बस इसी टॉपिक की मुझे एक्सप्लेन में मुझे बात करनी है। यहाँ हम फाइनली देखें क्या, एक कोई संख्या दिया गया हो a और b कितना हुआ, 4। तो मुझे आया क्या है, q आया है। q मैं मल्टीप्लाई करने के लिए लाया हूँ और रिमाइंडर कुछ न कुछ आया है। यही फॉर्म यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहलाता है। अब इसमें क्या होती है, Q क्या होगा, R क्या होगा, तो कुछ कंडीशन इसमें लगा रहेगा। यहाँ हमने देखा कि Q, ये जो R होगी, R या तो 0 हुआ या फिर उससे बड़ा हुआ, मतलब कि R जो हुआ 0 या उससे बड़ा हुआ। और ये B क्या होगा, B क्या था, B हमेशा क्या था, यहाँ B अगर 6 है तो 5 है, मतलब रिमाइंडर कम है। B 12, R
5 ये रिमाइंडर कम है, B 4 रिमाइंडर 0 ये R कम है। मतलब कि ये हमेशा होगी B जो होगी वो R से बड़ा होगा। तो ये इसमें ये कंडीशन लगा रहेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म जो है A = BQ + R होगा, जिसमें ये कंडीशन लगा रहेगा कि 0 R के बराबर होगा या R 0 से बड़ा हमेशा होगा और B जो होगी R से हमेशा बड़ा होगा। तो इस टॉपिक्स में बात करना है मुझे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का। ये जो शब्द दिया था, ये जो फार्मूला बोले या फिर ये जो टॉपिक्स दिया था, उनका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। ठीक है, ये जानने की विशेष इसके बारे में जानना मुझे नहीं है, मुझे क्वेश्चन से और इसका टॉपिक्स है क्या मुझे ये समझना है। तो हम बात करते हैं कि ये जो एल्गोरिथम दिया A = BQ + R और बताया कि 0 से बड़ा R होगा, उससे भी बड़ा B होगा, इसका जो जानकारी दिया इससे मुझे होगा क्या, इससे मुझे करना क्या है, फाइनली मेरे लाइफ में, मेरे स्टडी में क्या इससे फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, क्या फ़ायदा होने वाला है? तो इससे फ़ायदा होने वाला है कि मुझे इससे SCF मिलेगा। क्या मिलेगा? इससे SCF मिलेगा। और मिलेगा कैसे वो मैं बता रहा हूँ। अब ये मुझे करना क्या है इस एग्जाम्पल के लिए, तो इसमें कोई दो संख्या दिया गया हो 455 और 42, तो इसमें 455 है, तो इसमें फाइनली मुझे ये करना है कि दो संख्या जब दिया गया हो, अगर इसको ये A और ये B मानेंगे, बड़ी संख्या A लेंगे, छोटी संख्या को B लेंगे और इसमें एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इसके बराबर या फिर इससे कम हो, जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है। तो हम करेंगे क्या, इसको 10 से मल्टीप्लाई किए, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे कितना आएगा, 35 आएगा। क्या किए, तब तक मल्टीप्लाई किए कि इससे ज़्यादा ना हो, तो 10 से मल्टीप्लाई 420 आया और ये 455 में से 20 घटेगा तो ये 35 आएगा। अब ये प्रोसेस हम तब तक करते रहे कि रिमाइंडर जो मुझे 35 आया है वो 0 ना हो जाए, जब तब तक करना है कि 0 ना हो जाए। अब फिर जो मैंने B लिया था, अब उसको फिर से A लेंगे और जो रिमाइंडर है वो B की जगह हम लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही प्रोसेस 1 से कितना रिमाइंडर आएगा, 7 आया, अभी भी 0 नहीं आया। करना है क्या, मुझे रिमाइंडर तब तक 0 आ जाने चाहिए, चाहे वो कितना भी प्रोसेस कितनी भी बार करना पड़े। तो फिर ये 35 यहाँ आ जाएगा A की जगह और रिमाइंडर 7 यहाँ की जगह और 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करें। फाइनली मुझे यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और मुझे ये जो इसका SCF आया, उसका SCF लास्ट जो B आया वही इसका SCF होगा और SCF कितना हो जाएगा, SCF 7 हो जाएगा। ठीक है, बस यही समझना है इस टॉपिक्स में। और कुछ क्वेश्चन है जो मैं आगे बता रहा हूँ। एक बड़ा एग्जाम्पल लेकर देखूँ, 4052 है और 12576। अगर ये दो संख्या दिया गया है तो सबसे पहले इसमें पॉजिटिव संख्या की बात होती है ज़्यादातर, और इसमें सबसे पहले A जो होती है वो बड़ी संख्या लेंगे। दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 12576, तो बड़ी संख्या को A लेंगे। ठीक है, और ये 4052 को B लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे लगता है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो करके देखते हैं कितना हो जाएगा। 3 से 3 दूना 6, 5 15, 5 हासिल 1 और 4 3 12, मतलब 12156 आया। और इसमें से मुझे जो 12156 आया, इसमें से हम घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 0 और 7 में से 5 घटेगा तो 2 और 5 में से घटेगा तो 4, 12। तो मुझे फाइनली क्या है, रिमाइंडर 420 आया। अब फिर ये पिछले प्रोसेस जो बताए थे, जब तक 0 ना आ जाए रिमाइंडर, ये प्रोसेस जारी रखेंगे। फिर अब क्या करेंगे, 4052 को यहाँ लिया मैं और ये 420 लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से करेंगे, क्योंकि 10 से करेंगे तो 4200 हो जाएगा, इसलिए 9 से करेंगे, 400 कम आ जानी चाहिए। फिर अब क्या होगा, इसको 9 0 9 दूना 18, 8 हासिल 1 और 9 36 37। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 में से 0 जाएगा 2 और ये 5 15 में से 8 जाएगा 7, ये बच जाएगा 9 में से 7 जाएगा 2, 272 आया। फिर 420 = वही प्रोसेस जारी रहेगी। अब कितना आएगा, 272 है, 2 बार मतलब ना, 1 बार में होगा और ये हो जाएगा 8, 10 में से 2 जाएगा 8, ये 11 में से 7 4 और ये हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1। प्रोसेस जारी रहेगी, प्रोसेस क्या होगी, जारी रहेगी। 148 ये भी 1 बार में लगेगा और फिर हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 124, 148 124, एक बार मल्टीप्लाई करके 124, ये बचेगा 24। फिर 124
24, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 बार 120 प्लस 4, ये यहाँ आएगा 24 24, और फिर ये 4 रिमाइंडर, और ये आएगा 6 बार में प्लस 0। ये क्या हुआ, आ गया मुझे रिमाइंडर जिसकी मुझे चाहत थी, जिसका मुझे इंतजार था वो आ गया। कितना आया, 0 आ चुका है। तो मुझे HCF मिल गया। कितना मिला, इसका HCF 4 मिला। अगर हम बात करें तो ये दोनों संख्या का भी HCF 4, इन दोनों का भी HCF 4, इन दोनों का भी HCF 4, इन दोनों का भी HCF, इन दोनों का इन सभी का HCF 4 आएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में मुझे पता चल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो इसका सॉल्व करने का तरीका आप समझ गए। इसमें 2-3 प्रकार का क्वेश्चन आता है, जो मैंने एक प्रकार का लिया है। जैसे बताया है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 के रूप का होगा। इसमें कभी होता है सिर्फ वर्ग नहीं बोलकर किसी विषम पूर्णांक या सम पूर्णांक बोल देता है, या फिर वर्ग के जगह घन भी बोल देता है। तो मैं वर्ग को लेकर बता देता हूं, तो आपको डायरेक्ट जो सिर्फ विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक या फिर घन करने का जो प्रोसेस है सबका सेम ही होता है। तो आप एक क्वेश्चन बता देने से आपको समझ में सब आ जाएगा, क्योंकि प्रोसेस सेम ही होगा। तो हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन लेमा से, भाग लेमा से बात करें। भाग लेमा से अगर बात करें यूक्लिड विभाजन का, जो हम अभी पढ़े हैं जिसके बारे में, तो इसमें होता क्या है, A = BQ + R होता है, जहाँ क्या होता है 0 R से बड़ा होता है और B सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसमें बात कर रहा है क्या चीज का, BQ, B की जगह क्या ले रहा है 3, ये B कहाँ 3 है, तो R इससे छोटा होगा, या तो 0 होगा, 1 होगा, या फिर 2 होगा। 3 तो होगा नहीं, क्योंकि बराबर नहीं, हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ A = क्या हो जाएगा BQ + R, B की जगह क्या हो सकता है, क्या होगा यहाँ 3Q + R के जगह मुझे 3 से कम लेना, 0 1 2, पहले 0 लिए। A = कितना हो गया 3Q, इसका स्क्वायर बोला है वर्क करने पे, तो A स्क्वायर = कितना हो जाएगा 3Q का स्क्वायर, मतलब कि ये हो जाएगा 9Q का स्क्वायर। ये 3 × 3Q स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा 3M, जहाँ 3Q² = M एक हम पूर्णांक मान लिए, एक पूर्णांक मान लिए। ये जो है एक पूर्णांक है, Q है जो किसी संख्या से भाग लगा है, वो भी कोई पूर्णांक होगा, और 3 भी पूर्णांक है, तो ये मल्टीपल भी है, एक पूर्णांक हम मान लिए। तो इसका क्या हो गया, वर्ग क्या हो गया 3m के रूप में, और बोला है 3m+1। तो एक और संख्या हम लेते हैं, A = BQ + R, BQ + R। तो A = क्या हो जाए, B की जगह 3Q + R की जगह हम क्या ले लिए 1 ले लिए। तो कितना हो जाएगा, वर्क करने पे क्या हो जाएगा 3Q + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा A², तो 9Q का स्क्वायर + B²। तो बात करते हैं 2A + 2B + B², तो 3 2 3 6, और ये हो जाएगा 1, 6Q हो जाएगा, और +1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो इसमें हो जाएगा दोनों में कॉमन हम 3, दोनों में कॉमन 3 ले लिए, इसमें बच गया 3Q² बच गया, और इसमें कितना बचा +2Q बचा, इसमें +1। इसमें क्या हुआ 3m+1 का रूप आया, जहाँ 3Q² आप साइड में एक प्रोसेस में लिख सकते हैं, जगह कम होने के कारण हम आपको इसी में बता रहे हैं। तो हो जाएगा 3Q² + 2Q = M एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देखें, यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करके A = BQ + R दिया गया हो, तो इसको वर्ग करने पर ये 3m और 3m+1 के रूप में मुझे आ गया, 3m और 3m+1 के रूप में आ गया। तो इसके आगे जो इसके अंदर आने वाले जितने भी चैप्टर है आपको वो बन जाएगा। हम तत्काल एक एग्जाम्पल दे दिए हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और होगा तो आगे हम इस सब का चैप्टर का भी क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। चलिए आगे टॉपिक्स की बात करें, तो इसमें हम पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये जो टॉपिक्स दिया रहता है ये समझने में कुछ मुश्किल होती है, लेकिन जब इसे हम अपनी भाषा में समझ लेते हैं तो बहुत आसानी होती है। इसमें होता है क्या कि जैसे कि कोई एक संख्या दिया गया हो, जैसे कि सपोज दैट ये दिया गया हो 35, तो इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य अद्वितीय गुणनखंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 5 × 7, इसको हम 7 × 5 भी लिख सकते हैं, 7 × 5 भी लिख सकते हैं। लेकिन एक ऐसा होता है कि हम आरोही क्रम में लिख देते हैं, तो हमें बाद में ये
महसूस हो जाता है, ये पता चल जाता है जब हम 5 ले लिए, 5 से जब मल्टीपल कर दिए, एक बार आना हो या 2 बार आना हो, एक बार आना हो या 2 बार या 3 बार, जितना बार आना हो पहले आ चुका है, अब ये 5 नहीं होगा तो मुझे अब इसे अगली संख्या से इसमें डिवाइड करना है। इसके लिए हम इसे आरोही क्रम में भी लिखते हैं ताकि इसे मुझे आसानी हो। पहले हमने पढ़ा था 2 × 3 × 5, तो ये क्या हुआ, 2 × 6 = 5 = 30, मतलब 30 आया। अब हम इसमें थोड़ा सा बात करने वाले हैं, जैसे 30 दिया गया हो तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 15, फिर ये बात होगा 3, ये 5, तो कितना है 2, 3, 5, तो ये 30 का हो जाएगा 2 × 3 × 5। बस यही प्रोसेस हम समझने वाले हैं, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रोसेस में यही सवाल मन में उठ सकता है कि जैसे कि इतना इक्वल टू कोई अभाज्य गुणनखंड दिया गया हो, कोई अभाज्य गुणनखंड दिया गया हो, तो यह एक भाज्य कोई संख्या आ सकता है, तो आ गया, जो भाग करने लायक हो, भाग लग जाए। और कोई जो भाज्य संख्या दिया गया हो वो किसी अभाज्य गुणनखंड में टूट सकता है, तो हाँ ये टूट गया। बस इस टॉपिक्स में इतना ही करना है। और इसमें पूछ देता है, सपोज दैट एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है जैसे 6 किसी संख्या धनात्मक पूर्णांक 6n के लिए लास्ट में 0 आ सकता है। इसके लिए हम करेंगे क्या, 0 किसी संख्या में तभी आएगा जब उसके संख्या के गुणनखंड में 2 × 5 हो। क्या हो, 2 × 5 हो। 6 की बात करें, अगर 6 पावर 1 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6, ये कितना का मल्टीपल होगा, 2 × 3 का। अगर वही हम 6 की पावर 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, इस पे भी 2 पे 2 पावर होगा, 3 पे 2 पावर होगा। 6 के 3 की बात करेंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा और 3 के पावर 3 हो जाएगा। मतलब किसी भी संख्या में ये लास्ट में क्या हो जाएगा, 2 × 6, ये हो जाएगा 6 × 24, ये हो जाएगा 9 × 9 = 72। लास्ट के किसी भी संख्या में मुझे 0 नहीं आया, तो इससे ज्ञात हुआ कि नहीं 6 पे पावर n धनात्मक पूर्णांक n के लिए, 6 पे पावर n के लिए क्या होगा, अंत में 0 कभी नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है, कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 0 होने के लिए उस संख्या में एक अभाज्य गुणनखंड 2 और 5, मिनिमम 1 2 और 1 5 होने की आवश्यकता है। बस इस टॉपिक्स में कुछ विशेष नहीं था, यही था। और एक और एग्जांपल हम बात कर ले, ये एग्जांपल निकाला कैसे जाएगा। इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, तो एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, किसी भी संख्या 4 के लिए n दे दे, 6 के लिए n दे दे, 7 के लिए n दे दे, और लास्ट में पूछ दे कि क्या इसके किसी संख्या n के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए n अगर कोई धनात्मक पूर्णांक हम ले तो लास्ट में 0 आ सकता है। 0 तभी आएगा जिसमें 2 और 5 का मल्टीपल आ जाएगा, उसमें 0 आ जाएगा, जिसमें नहीं आएगा उसमें नहीं आएगा। हम एग्जाम्पल ऐसे दे देंगे, 1 2 3 लेकर 1 2 एग्जाम्पल लेकर देख लेंगे, और नहीं आएगा तो लास्ट में हम ये लिख देंगे, नहीं 6 टू दी पावर अगर n करेंगे तो 0 कभी नहीं आ सकता है। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए हम बात करते हैं। तो ऐसा रहता है, सपोज दैट एक संख्या दे दिया गया हो 3825, इतना संख्या दे दिया गया हो और बोल रहा हो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के, तो ये क्या करेंगे 3825। इसमें एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस से बनाना होता है। तो इसे हम बात करें 3 से लग सकता है, 5 2 7 8 15 3 18, ये 3 से लग सकता है। अगर इस संख्या का योग 3 से कट जाए तो 3 से लग सकता है। 3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। अब बात करें फिर 5 7 12 2 14 15, फिर 3 से लगेगा, ये हो 3 चौका 12, 3 9 6, 3 5 15, 5 2 7 4 11। अब नहीं लगेगा तो हम बात करेंगे 5 से लगेगा, तो ये होगा 5 8 40 और 5 25। अब फिर 5 से ये कितना हो जाएगा 17, फिर 17 आ गया। अब 17 का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि 17 अपने आप में गुणनखंड है। तो अब क्या करेंगे 38 25 इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17 मतलब 17। तब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले तो ये आरोही क्रम में ये लिख लेने से हो गया आरोही क्रम में कि अब इससे आगे 3 के बाद 5 नहीं, 5 के बाद अब फिर से 3 नहीं लगेगा। ये हम थोड़ा सा क्लियर हो जाते हैं। तब ये हो गया 3 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 3 का स्क्वायर, 5 2 है 5 का स्क्वायर इंटू 17। बस इतना ही करना रहता है। और इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन एक पूछ देता है कि जैसे कि 26 और 91 है, इसमें अभाज्य गुणनखंड यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके इसका ऐसे निकालने के लिए बोलता है। तो ये हो जाएगा 91 क्या होता है a बराबर bq प्लस r। तो इसमें हम करेंगे 91 इंटू 26 क्या होगा 3 से
तब तक करेंगे जब तक जीरो ना आ जाना चाहिए, तो मैं एग्जाम्पल में बता चुका हूँ। तो ये हो जाएगा 26×78 3, और ये हो जाएगा 8 में 7 जाएगा तो 13, ये फिर आएगा यहाँ 26, ये हो जाएगा 13 इंटू 2 + 0, 0 आ गया, मतलब ये HCF 13 आ गया। ठीक है, 13 आ गया। और बोलता है एक LCM के लिए, तो पहले हम गुणनखंड कर लेंगे। 91 का होगा तो 91 का कितना होगा 7 × 13, और 26 की बात करें तो 2 × 13। इससे मिल क्या रहा है, जो कॉमन हो रहा है उसको एक बार लेंगे, बाकी को लेंगे। 7 × 13 मिल रहा है तो एक बार 13 × 2, इतना कितना हो गया 13×2 = 26। 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 6 = 42, 4 7 × 14 4 18, 182। तो LCM की बात करें तो हो गया 182, HCF की बात करें तो हो गया 13। अब ऐसा पूछ देता है कि LCM × HCF इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना होता है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 182 × 13 इक्वल टू उधर हो गया 26 × 91, तो कितना हुआ 13×2 = 26, 13 × 8 = 104, 104 और 2 106, 10 13 का 13, 10 कितना हो गया 23। अब इधर हो जाएगा 26 को 91 से कर देंगे तो हो जाएगा 6 9 छक्के 54, 2 1 2, 9 दूना 18, हो जाएगा 0 4 2 6 8 5 3 हासिल 1, 23 60 और ये 6 है, तो ये 23 66। तो इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। बस ये 2 क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इस तरीके से निकाल देते हैं अगर बोले तो। अगर मुझे बोला जाए 2 संख्या को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM HCF निकाल कर उसके गुणनखंड को गुणनफल को प्रूफ करने के लिए, तो मुझे प्रूफ हो गया। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पूरा चैप्टर 1.1 1.2 आसानी से बन जाएगा, इसकी गारंटी है। अगर कुछ ना समझ में आए, कोई क्वेश्चन ना बने, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मुझे ऐसा लगेगा ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं इसके लिए दोनों के लिए एक अलग से आंसर का वीडियो डाल दूंगा, और विश्वास है कि आपको बन ही जाएगा। अगले एक्सरसाइज 1.3 में कुछ इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, और आपको एग्जाम में इस चैप्टर से लगभग एक क्वेश्चन पूछ ही देता है, तो आपको समझना कुछ जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हम करेंगे क्या, जैसे कि सपोज दैट एक क्वेश्चन दिया गया हो, √5 एक अपरिमेय संख्या है, मुझे ये सिद्ध करना है। आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का चर्चा करते समय मैंने बोला था कि इसकी चर्चा होगी, इसे सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या वो है कैसे, तो वो सिद्ध करना है। हम इसके लिए करें क्या, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या कि a और b कोई पूर्णांक है, कोई सॉल्यूशन में हम लिखें a कोई b कोई पूर्णांक है, क्या है, कोई पूर्णांक है, जो कि जब ये अगर हम परिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो इसको उल्टा हम क्या लेंगे, परिमेय संख्या, इसके लिए a बाई b होगा, b नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये तो हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि b 0 हो जाएगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं, अगर ये अपरिमेय संख्या नहीं है तो √5 को हम एक परिमेय संख्या मान ले। अगर परिमेय संख्या मान ले तो ये पूर्णांक होगी, इसके बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हम बात करें, इसको इधर ले आए तो b इंटू √5 इक्वल टू a। ये क्या है, एक पूर्णांक है। ये क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी होती है, आपको पता है। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इसके साथ लेने के बाद भी ये एक मुझे आभास होती है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ क्या हो गया, इसको कट नहीं है, इसके बराबर ये नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक है, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ क्या हो गया, परिमेय संख्या बराबर क्या हो गया, अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या, जो कि क्या है, यह असंभव है, यह असंभव है, यह कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ते आए हैं कि परिमेय संख्या के बराबर ही परिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या को भले ही हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, लेकिन पूर्णांक संख्या को अपरिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। और यहाँ हमें आया क्या, एक परिमेय संख्या, इसको परिमेय संख्या मान लिए तो ये पूर्णांक के बराबर हो जाता है। यहाँ हमने देखा क्या, b√5 एक अपरिमेय संख्या है और a क्या है, परिमेय संख्या है, और ये बराबर यहाँ बता रहा है। लेकिन मुझे ये क्या है, लग रहा है कि यह असंभव है, ये नहीं हो सकता है। और यहाँ इसीलिए हम लिखेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ। अब एक और एग्जाम्पल ले ले, एक और एग्जाम्पल ले ले, जैसे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये मुझे सिद्ध करना है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, a और b कोई दो पूर्णांक है, और इसे हम परिमेय संख्या a बाई b के रूप में लिख सकते हैं, b नॉट इक्वल टू √5। अगर ये हम इसके अलग विपरीत हम मान ले कि ये परिमेय संख्या है, तो a बाई b के इक्वल टू इसके बराबर होगा 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, a बाई b माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ भी मुझे क्या आया, यहाँ भी बात करें तो मुझे यहाँ क्या आ गया, ये एक पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या है। और ये क्या है, अपरिमेय संख्या आ गया। फिर से वही बात हो गया, रूट अंडर इसी आ गया √5, जो कि एक अपरिमेय संख्या, मैंने तो लिया था परिमेय संख्या, लेकिन क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या ये परिमेय संख्या के बराबर बता रहा है, जो कि ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या। ये क्या है, ये असंभव है, ये कभी नहीं हो सकता है, लिखेंगे यह असंभव है। अतः क्या होगा, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बस इस चैप्टर में मुझे यही समझना था, जो 1.1, 1.2, 1.3 ये टॉपिक से आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन तो मैंने देख लिया कि √5 या 3 + 2√5 कैसे एक अपरिमेय संख्या है। और एक और बात किया था मैं, शांत और अशांत का, शांत और अशांत दशमलव का। जैसे कि कोई संख्या एक शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, ये कैसे पता करेंगे। कोई संख्या जैसे सपोज 3/8 हो, 4/10 हो और 6/7 हो, इसमें कौन समझेंगे ये शांत दशमलव है या नहीं है। तो इसके लिए सिंपल सा है कि जिसका जो ये नीचे वाला रहेगा, इसका जो भाजक होगा, इसके लिए क्या करेंगे, 8 से 7 में भाग लगाएंगे, या फिर 10 को 4 में भाग लगाएंगे, 7 से 6 में भाग लगाएंगे। तो अगर इसका जो भाजक होगा, इसके बट्टा के जो नीचे होगा, अगर इसका प्रसार 2 और 5 के मल्टीपल में रहेगा, या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या फिर 2, 5 हो, इतना रहना चाहिए। अगर इतना 2 है तो ये फिर शांत होगा। अगर ये दोनों में से कोई नहीं है, ये दोनों में से एक भी है तो वो शांत होगा, अगर कोई नहीं है तो अशांत होगा। इसमें क्या है, 2 के पावर 3 है नीचे, 8 में क्या है, 10 में क्या है, 2 × 5 है, तो ये शांत होगा, ये शांत होगा। 7 में क्या है, 7, 1 और 7 2 ही है, तो ये अशांत होगा। ठीक है, बस इसमें इतना ही पढ़ना था, तो आपको ये भी चैप्टर 1/4 भी आसानी से बन जाएगा। तो फिर आप ये सभी चैप्टर बना लीजिएगा। और तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। फिर अगले क्लास में मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ।